बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि चेक का इस्तेमाल जब किया जाता है पैसे देने के लिए या किसी से कोई रकम लेने के लिए, उसमें क्या क्या एहतियातें हमें करनी चाहिए। अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो उसको किस तरह फिल करें, अगर हम किसी से चेक ले रहे हैं तो उसको किस तरह हमने फिल करना चाहिए। अगर चेक कोई देता है हमें किसी रकम की अदायगी के लिए और वो डिसऑनर हो जाता है, उसको हम कैश नहीं करवाते या वो कैश नहीं होता किसी सूरत में, तो हमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे करनी चाहिए कि हमारी जो रकम है, मतलूबा रकम जो है, वो हमें वापस मिल सके। इन तमाम सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट ये दो चीजें हैं। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि चेक का इस्तेमाल बेहतर है या डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल बेहतर है। और अगर रकम की अदायगी मौके पर करनी है, अगर आप फौरन किसी बंदे से बात करते हैं, कोई चीज बेचते हैं, कोई लेन देन का मामला है और वो बंदा आपको कहता है जी मैं अभी आपको चेक लिख के देता हूं, तो कभी भी उस बंदे से चेक वसूल ना करें। क्योंकि चेक में जब भी कोई बंदा चेक देता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। पहला नुकसान मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अकाउंट में पहले पैसे हैं या नहीं है ये आपको तो बिल्कुल नहीं पता। वो बंदा आपको एक चेक बनाकर दे देता है, एक चेक जारी कर देता है, आपको तो नहीं मालूम कि उस बंदे के अकाउंट में या क्या मतलूबा रकम है या नहीं है। पहला नुकसान ये होता है। दूसरे नंबर पे कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बंदा चेक जो दे रहा है वो कैश होगा या नहीं होगा, शुबे में जब बात आ जाती है रकम आपकी वहां डूब जाती है। कभी भी किसी बंदे से चेक वसूल ना करें। नंबर 3 पे वो चेक बाउंस हो सकता है। उसकी सूरतें हो सकती हैं कई सारी। पहली सूरत, वो बंदा सिग्नेचर नहीं सही करता। वो सिग्नेचर जो उसने असल में उस बैंक में करके महफूज करवाए हैं उस जैसे वो सिग्नेचर ही नहीं करता, या इनसफिशिएंट बैलेंस होता है। उसका जो बैलेंस है वो उतना होता ही नहीं जितनी वो उसने रकम लिख देता है, या वो पेमेंट को स्टॉप करवा देता है। आपके वहां जाने से पहले वो चेक का नंबर बता के कहता है जी इस बंदे को पेमेंट ना कीजिएगा। ये भी सूरत हो सकती है, या कोई और वजह भी हो सकती है। तो ये तमाम चीजों से बचने के लिए, इन तमाम नुकसान से बचने के लिए कभी भी किस बंदे से कोशिश करें कि वो चेक वसूल ना करें। इसके अलावा जो चौथी सूरत हो सकती है वो है कि अकाउंट होल्डर जब चेक जारी करता है तो उसके ऊपर कोई भी गारंटी लिखी नहीं होती कि आपका चेक बाउंस नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा या पेमेंट रुकेगी नहीं। ये तमाम चीजें उस पर बिल्कुल भी लिखी नहीं होती। इसलिए इस चीज का एतबार नहीं होता। जब भी आप किसी बंदे से चेक वसूल करें तो कोशिश करें कि चेक की जरूरत ना पड़े, तब ही आप नुकसान से बच सकते हैं। वरना ये 4 चीजें हमेशा ज़हन में रखें कि इन चीजों से आपको नुकसान हो सकता है। अब चलते हैं कि अगर आपने चेक किसी को देना है, जब आप किसी को चेक देते हैं तब क्या एहतियातें करनी चाहिए। एक तो चेक आपने लिया तो उसमें नुकसान क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज जो रह गई है डिस्कस करने, वो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में आपको मैं बता दूं, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जो होती है वो बैंक जारी करता है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट तब जारी करता है जब उसको पेमेंट दे दी जाती है। मतलब आपने 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, कितनी भी अमाउंट अगर आपने देनी है
वो बैंक में आप जमा करवाते हैं, बैंक एक ड्राफ्ट बना देता है उस बंदे के नाम जिसे आपने रकम देनी है। वो डिमांड ड्राफ्ट तब ही क्रिएट होता है जब वो रकम, मतलूबा रकम वहां पर मौजूद होती है। उससे पहले वो डिमांड ड्राफ्ट उतनी रकम का नहीं बना कर देते जितनी रकम आपके अकाउंट में मौजूद ना हो। इसलिए बेहतर है जब भी आप किसी से रकम वसूल करें उसे कहें भाई डिमांड ड्राफ्ट बना दो। वो ड्राफ्ट जो डिमांड ड्राफ्ट जो होगा वो आपकी रकम ही होती है जो आपको वक्त पे मिल जाती है। और जो धोखाधड़ी फ्रॉड आजकल चल रहा है वो नुकसान जो होता है आपका वो चेक की सूरत में होता है, जो गारंटी के तौर पर, जो पैसों के वादे के तौर पर वक्त निकालने के लिए वो आपके हाथ में थमा देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। वो है कि अगर चेक जारी कर रहे हैं तो क्या एहतियाती की जाए। आप किसी को चेक दे रहे हैं तब आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। पहली एहतियात कि जो चेक के ऊपर आपको पता है कि अगर एक चेक को देखा जाए तो उसके ऊपर लिखा होता है पे, जिसका मतलब ये होता है कि अदा किया गया। अक्सर औकात लोग सेल्फ लिख देते हैं जो कि एक गलत अमल है। उस पे सेल्फ लिख के जल्दी जल्दी फिल करके वो आप उसे दे देते हैं। कभी भी उस पे सेल्फ ना लिखें। जब आपने सेल्फ लिख दिया तो अगर आपसे किसी सूरत गुम हो जाता है तो उसको कोई भी बंदा जाकर चेक को कैश करवा सकता है। इसलिए जब भी आप चेक को फिल करें, जहां पर पे लिखा होता है वहां पर उस चेक के खाने में हमेशा जो है उस बंदे का नाम लिखें जिस बंदे को आप चेक दे रहे हैं। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, जिसको रकम अदा कर रहे हैं उसका नाम लाजमी मेंशन करें। रियाज को कर रहे हैं, असलम को कर रहे हैं, अकरम को कर रहे हैं, किसी भी बंदे को अगर आप मतलूबा रकम अदा कर रहे हैं तो आप लाजमी पेड के ऊपर जहां पे लिखा होता है वहां पर, मैं आपको यहां पे इसका सैंपल भी दिखा दूंगा कि उसके ऊपर आप उस बंदे का नाम लाजमी लिखें। नवाज, हैदर, जिस बंदे को भी आप दे रहे हैं, वट एवर जो भी नाम है वो आप नाम लाजमी मेंशन करें। उसके बाद आपने उसकी साइड पे क्रॉस लगा देना है, ठीक है। और वो जो है होगा चेक, वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के अकाउंट में ही जमा हो सकेगा। ये लाजमी करें क्योंकि जब चेक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जमा होता है, अमाउंट ट्रांसफर होती है, तो वो आपके पास एक बाकायदा प्रूव होता है कि आपने जो रकम अदा की है वो इस बंदे को अदा की थी, वो चेक का नंबर ये था और इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। तो ये लाजमी ज़हन में रखें। उसके बाद नंबर 3 पे एक चेक की अगर आप साइड देखें, जहां पर पे लिखा होगा वहां पे आगे जाके बीवेयर लिखा होगा, उसको क्रॉस कर दें, ठीक है, उसको भी क्रॉस कर दें। उसके बाद आप नीचे वाले खाने की तरफ आ जाना है, वहां पर अमाउंट लिखी होती है। अमाउंट आपने जब भी फिल करनी है 20,000 ओनली। जब आपने 20,000 लिखा अमाउंट में तो उसके आगे ओनली लाजमी लिखें विदाउट स्पेस। ये नहीं करें कि 20 स्पेस डाल दें, 1000 स्पेस डाल दें, आगे ओनली लिख दें। ये जो उसके दरमियान में स्पेस है ना, ये कभी भी ना छोड़ें, उस पर वो बंदा कुछ भी लिख सकता है। इसीलिए बगैर स्पेस के अमाउंट फिल करें। जिस तरह 20,000 लिखें, आगे लास्ट पे ओनली लिखें और आगे लाइन लगा दें, ताकि पता हो उस बंदे को जो कैश दे रहा है कि इसके बाद कोई भी अदर अमाउंट नहीं लिखी गई। उसके बाद जो आप वर्ड लिखते हैं हिस्सों में 20,000, उसमें भी आप कटिंग ना करें। ये ना करें कि आपने 20 लिखा, आगे 0 2 बार 0 डाल दिया है, फिर आपने कटिंग की है। तो ये चीजें ना करें।
जब आपने 20,000 लिख दिया उसके आगे स्लैश डाल दें और आगे निशान डाल दें ताकि यहां पर अमाउंट खत्म हो गई है, आगे अमाउंट का कोई भी जिफर जो है उसके लिए जगह ना छोड़े। आपने जब सिग्नेचर करने हैं तो सिग्नेचर वही करने हैं जो कि आपने शनाख्ती कार्ड पे किए हुए हैं, जो आपने वहां पर चेक का अकाउंट खुलवाते हुए किए थे वो कर देने, और उसकी बैक पे 2 जो हैं वो लाजमी साइन एक्स्ट्रा कर दें ताकि कोई भी शक व शुबहात ना रहे, हर चीज क्लियर हो जाए उस बंदे को कि ये जो दस्तखत किए गए हैं ये बिल्कुल क्लियर है। और जो रकम आपने अदा की है, जो अदा करनी है उतनी ही लिखें, और डेट हमेशा वो लिखें जब आप चाहते हैं कि ये चेक कैश हो। ये नहीं आप करें कि आप चेक दे रहे हैं इस माह का और डेट आप लिख लें 10 माह बाद की। इस तरह आपके ऊपर भी केस हो सकता है, FIR हो सकती है। 489F के हवाले से आप जो है वो एक क्राइम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आप पर जो है FIR हो सकती है। इसीलिए वही डेट लिखें, मतलूबा डेट, जब आपके अकाउंट में उतनी रकम मौजूद हो और वो बंदा कैश करवा सके। इसीलिए ये तमाम चीजों को जहन में रखना जरूरी है। अगर आप चेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और चेक किस लिए इस्तेमाल करें उसकी सूरत लाजमी लिखें। अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हैं तो उस कंपनी का नाम लिखें, किसी बंदे को दे रहे हैं उस बंदे का नाम लिखें, जहां पेड लिखा है वहां पर उस बंदे का नाम लिख दें। अगर किसी भी कंपनी को दे रहे हैं, आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज ले रहे हैं तो आप उस बंदे का नाम नहीं मेंशन कर सकते, तो आप उस कंपनी का नाम मेंशन करें कि फलां कंपनी को दे रहे हैं। अगर हो सके तो आप एक बयाने हल्फी लिख लें कि जी ये चेक इस सूरत में इस बंदे को फलां डेट को फलां जगह पर दिया गया और ये चेक फलां डेट को कैश होगा और इस सूरत के लिए दिया गया, या बयाने की सूरत में दिया गया, या रकम की अदायगी की सूरत में दिया गया, और इसका इस्तेमाल सिर्फ ये फर्द कर सकता है। बस ये अमल आप चेक लेते और देते दोनों वक्त कर सकते हैं। किसी से चेक ले रहे हैं जी, 1 करोड़ का चेक आप ले रहे हैं, अब आपको शक है कि ये बंदा जो है वो गलती करेगा या कोई मसला करेगा। पहली ये शर्त हमेशा याद रखें कि जिस बंदे से आप मुआहदा कर रहे हैं, जिस बंदे से बातचीत कर रहे हैं, उस बंदे के नाम का हो चेक। ये नहीं कि आपने चेक जो है वो किसी और बंदे का है और वादा कुछ और बंदा कर रहा है, तो आप जो है इस तरह तो मसला बन जाएगा। आप FIR किस बंदे की दर्ज करवाएंगे, वो चेक वाले की या जिसने आपसे वादा किया उस बंदे की? तो इस तरह मसाइल पैदा होते हैं। जो बंदा आपको चेक दे रहा है वही बंदा उस अकाउंट होल्डर होना चाहिए, वही बंदे के साथ आपका लेन देन का मामला होना चाहिए। यह नहीं कि चेक आप किसी और से ले, ठीक है, वो किसी और का चेक आपको थमा देता है, तो उस सूरत में आप FIR दर्ज नहीं करवा सकते कि आपका लेन देन का मामला उसके साथ है ही नहीं। इसलिए जिस बंदे से आपने चेक लेना है वही बंदे के साथ आपके मामला होने चाहिए, उसी बंदे से आपने पैसे लेने हो, उसी बंदे ने वादा किया हो। तब आप अगर चेक बाउंस होता है तो उसके साथ स्लिप लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमेशा ये चीजें क्लियर रखें कि जो बंदा चेक दे रहा है क्या चेक के ऊपर उसका नाम मेंशन है, ठीक है, तो आप चेक लें। अगर आप चेक दे रहे हैं तो अपना चेक दें, किसी को और का चेक आप उसको ना थमा दें। वो बंदा कल को मुसीबत में फंसा हो कि वाह जी आपका चेक कैश नहीं हुआ, आपने मतलूबा रकम उसको दी नहीं। तो ये चीजें हमेशा ज़हन में रखें। जिस पर्पस के लिए चेक, जिस पर्सन को, जिस कंपनी को, जिस जगह को के लिए वो चेक दिया जाए, तो वो चेक उस बंदे के नाम का, उस कंपनी के नाम का ही बनाना चाहिए। विदाउट इसके आप हमेशा लॉस में जाएंगे। कोशिश करें कि चेक का लेन देन ना ही हो, डिमांड ड्राफ्ट पर हमेशा चलें। अगर फिर भी कोई मसला आ जाए, देना पड़े, तो इन तमाम चीजों को ज़हन नशीन कर लें, कल को आपको नुकसान ना हो। क्योंकि चेक लेते वक्त क्या एहतियातें हैं वो भी मैंने बता दी क्लियरली। चेक अगर आपने देना है तब आपने कौन सी चीजें ज़हन में रखनी है वो भी मैंने बता दी। अब आ जाते हैं अब इस दूसरी तरफ। वो सूरत ये है कि अगर किसी सूरत में आपका जो आपको चेक मिला है वो डिसऑनर हो जाता है, वो चेक मतलूबा रकम आपको, जब आप बैंक में जाते हैं आपने चेक दिया, वो बंदा आगे से कहता है जी इस अकाउंट में जो बैलेंस है वो सफिशिएंट बैलेंस है,
آپ اس میں اتنی رقم ہی نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کو اس چیک پہ لکھی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اسی بینک میں جا کر کہیں کہ اس کو ایک سلپ لگا دیں۔ سلپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے یہ دے دیتا ہے کہ اس بینک اکاؤنٹ میں اس بندے کا جو بیلنس ہے وہ ناکافی ہے، اس چیک کو کیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اسی کو لے کے جانا ہے تھانے میں اور جا کر اس بندے کے خلاف ایک درخواست دے دینی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اب ایف آئی آر جب درج ہوگی تو اس بندے کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کو اسپیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس بندے کو زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، جیل میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ چند دنوں بعد اس بندے کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب اس بندے کو میں نے تو گرفتار کروایا تھا، وہ تو جیل میں گیا تھا، اب اس کی ضمانت ہو گئی ہے، یا اس کی جب وہ پکڑا جاتا ہے تبھی ضمانت ہو جاتی ہے۔ دونوں صورت میں ضمانت قبل از گرفتاری یا بعد از گرفتاری، دونوں صورتوں میں اگر اس بندے کی ضمانت ہو جاتی ہے تو آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کا لاکھوں روپے ڈوب گیا، یا بندہ وہ گرفتار ہوا ہے اس کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی، اب پیسے کیسے وصول کریں؟ تو ان چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تعزیرات پاکستان کا 489F پی پی سی کا جو سیکشن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو چیک آپ نے لیا اور وہ چیک ڈس آنر ہو گیا، وہ چیک باؤنس ہو گیا، تو تب اس صورت میں آپ جو ہے اس بندے کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں ایک سوٹ فائل کریں۔ جو آپ نے اس کو پکڑوایا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی، وہ جو ہے وہ چیک باؤنس ہونے کی صورت میں تھی کہ اس بندے نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ دھوکہ فراڈ کیا ہے، اس کی وجہ سے اس بندے کو گرفتار کیا گیا۔ آپ نے اگر اپنی اماؤنٹ واپس لینی ہے تو آپ ریکوری آف سوٹ فائل کریں۔ ریکوری آف سوٹ جب آپ دائر کریں گے، آرڈر 37 کا جو دعویٰ کریں گے، تو آپ کو رقم جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ آرڈر کرے گی، اس بندے کو بلائے گی۔ عدالت جو ہے ایسے کیسز کو بڑی جلدی جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتی ہے، ایسے کیسز کے فیصلے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، تو وہ عدالت آپ کو وہ اماؤنٹ آپ کی واپس دلوائے گی۔ یہ جو کیس آپ نے جو ایف آئی آر آپ نے درج کروائی ہے 489F کی، وہ جو ہے وہ ڈس آنر چیک کی ہے کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ آپ اکثر سوچتے ہیں کہ یار اس بندے کی تو ضمانت ہو گیا، وہ میرے پیسے کیسے دے گا؟ جب آپ اس بندے کو گرفتار کروائیں، فوراً جا کے کورٹ میں ایک سوٹ فائل کریں، ریکوری کے لیے ایک سوٹ فائل کریں، اپنی اماؤنٹ کی جو ہے واپسی کے لیے سوٹ فائل کریں کہ اس بندے نے، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے، اس بندے نے میری اماؤنٹ بھی دینی ہے، تب جا کے آرڈر 37 کی کاروائی ہوگی اور اسی کے تحت اس بندے سے اس اماؤنٹ کے لیے اس بندے کو بلایا جائے گا اور آپ کی اماؤنٹ کی طلبی کے لیے، اس اماؤنٹ کو واپس لینے کے لیے اس بندے کے ساتھ بات کی جائے گی۔ وہ ایک فکس اماؤنٹ ہوگی جو پر منتھ، پر ڈے، یا جیسے بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے اس بندے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طرح وہ اماؤنٹ واپس کر سکتا ہے۔ جو بھی بیسٹ صورت ہوگی، جو صحیح صورت ہوگی، عدالت اس کا آرڈر کرے گی اور اسی کے تحت آپ کو اپنی اماؤنٹ واپس ملے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کو 489F کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ اماؤنٹ واپس نہیں دلواتی۔ جس بندے کو آپ نے پکڑوا دیا ہے وہ بندہ کیسے آپ کی اماؤنٹ واپس کرے گا؟ وہ کہے گا جی مجھے پکڑوا دیا، میری ضمانت ہو گئی، میں تو باہر آ گیا، اب مجھے کسی کی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ تو اماؤنٹ واپس لینے کے لیے آپ کو ریکوری سوٹ آف اماؤنٹ جو ہے وہ فائل کرنا پڑے گا آرڈر 37 کے مطابق۔ تو ہمیشہ یہ جلد از جلد آپ اس کو فائل کریں، اس کے بعد اس بندے سے جج صاحب جو ہوگے وہ آرڈر جاری کریں گے، اس کو بلایا جائے گا اور اس میں بتایا جائے گا، اس میں جو ہے وہ ریکوری آف اماؤنٹ جو ہوتی وہ کی جائے گی۔ تو یہ تمام مراحل تھے جب بھی آپ کسی سے کوئی اماؤنٹ چیک لیتے ہیں یا آپ چیک دیتے ہیں تو اس میں کیا احتیاطیں کی جائیں۔ اگر آپ نے کسی کو چیک دیا ہے
تو اس میں کیا احتیاطیں کی جائیں گی، اس میں چیک کو کس طرح فل کیا جائے گا، اگر آپ نے کسی سے چیک لیا ہے تو اس کو کس صورت میں لیا جائے گا، اس میں کیا کیا چیزیں احتیاطیں کی جائیں گی، ڈیمانڈ ڈرافٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اگر چیک باؤنس ہوتا ہے، ڈس آنر ہوتا ہے، تو آپ 489F کی FIR درج کروائیں اور اس کے بعد ریکوری سوٹ فائل کریں اپنی اماؤنٹ کو واپس لینے کے لیے۔ تو یہ 3-4 مراحل ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے، کبھی بھی آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتے، ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔